मेरे सारे विद्यार्थियों को मेरा नमस्कार। मैं आपकी हिंदी व्याख्याता रेणुबाला चौहान एक बार पुनः मेरी क्लास में आप सभी का स्वागत है। चलिए आज कक्षा 12 के पाठ्य पुस्तक सरयू का गद्य खंड का पहला पाठ गुल्ली डंडा, जो कि प्रेमचंद जी की एक कहानी है, उस कहानी का हम अध्ययन करेंगे। गुल्ली डंडा, जैसा कि शायद आप लोग पहचानते भी होंगे इस खेल के बारे में, कि गुल्ली डंडा में एक लंबा सा बेलनाकार आकार का डंडा होता है और एक उसी समान छोटी गुल्ली होती है, वो भी बेलनाकार होती है, किंतु उसके जो सिरे होते हैं, दोनों तरफ के जो किनारे होते हैं वो नुकीले होते हैं। ये जो खेल है वो एक देशी खेल है। इसमें ज्यादा खिलाड़ियों की आवश्यकता होती नहीं है। इसमें ऐसा दो तरह से इसे खेला जाता है। एक तो जो गुल्ली होती है उसे एक खड्डे में रखकर या फिर 3-4 लड़कों के द्वारा या किसी जो है खिलाड़ियों के द्वारा घेरा बनाकर खेला जाता है। इस खेल में जो गुल्ली होती है उस गुल्ली पर खेलने वाला आघात लगाता है, यानी कि जोर से मारता है, तो वो गुल्ली जो होती है वो उठती है। जब वो गुल्ली उठती है तो पुनः उस गुल्ली को डंडे के द्वारा मारा जाता है। जब वो उछलती है तो सामने वाला खिलाड़ी है उसे लपकने की कोशिश करता है। यदि वह उसे पकड़ लेता है, लपक लेता है, तो जो खिलाड़ी जो खेल रहा है वो आउट हो जाता है। वरना यदि वो पकड़ नहीं पाता है तो दोबारा वो उससे डंडे पर मारने की कोशिश करता है, और यदि वो हार जाता है तो दूसरा जो खिलाड़ी है उसको दांव देना पड़ता है। तो इसी तरह के इसके और भी नियम हैं। गुल्ली डंडा ये जो कहानी है इसमें प्रेमचंद जी बता रहे हैं कि किस तरह से पद जो है सामाजिक और आर्थिक अंतर आदि के कारण मनुष्य की जो नैसर्गिक समानता होती है वो समाप्त हो जाती है। उनका जो आपसी व्यवहार भी पहले जैसा नहीं होता है। बचपन में जो साथी आपस में एक दूसरे से समान होते हैं, उनमें किसी भी तरह का भेदभाव नहीं होता है। बड़े होने पर पद और सामाजिक और आर्थिक अंतर है, उन साथियों के बीच में एक अलगाव पैदा कर देता है। चलिए इस कहानी का अब मैं वाचन करती हूँ। शुरुआत करते हैं कहानी की। हमारे अंग्रेज दोस्त माने या ना माने, मैं तो यही कहूंगा कि गुल्ली डंडा सब खेलों का राजा है। अब भी कभी लड़कों को गुल्ली डंडे खेलता देखता हूँ तो जी लोटपोट हो जाता है कि इनके साथ जाकर खेलने लगूं। ना लोन की जरूरत, ना कोट की, ना नेट की, ना थापी की। मजे से किसी पेड़ से एक टहनी काट ली, गुल्ली बना ली, 2 आदमी भी आ गए तो खेल शुरू हो गया। तो इस पैराग्राफ में, इस अनुच्छेद में यहाँ पर लेखक कह रहा है, उन्होंने जो है अन्य विलायती खेलों से गुल्ली डंडे का जो खेल है सबसे सस्ता यहाँ पर बताया और सभी खेलों का इसमें उसे राजा बताया है। क्योंकि हम देखते हैं कि जो अन्य खेल होते हैं, मान लो फुटबॉल है या क्रिकेट है, उसमें बड़े बड़े कोर्ट की, लॉन की जरूरत पड़ती है और नेट की जरूरत पड़ती है, थप्पी यानी कि बल्ले की जरूरत पड़ती है। किंतु गुल्ली डंडा खेल एक ऐसा खेल है कि आप मजे से किसी भी एक पेड़ की टहनी काट लो और गुल्ली बना लो। इसमें ज्यादा खिलाड़ियों की जरूरत भी नहीं पड़ती है। 2 यदि खिलाड़ी हो तो भी खेल शुरू हो सकता है।
आगे बढ़ते हैं। विलायती खेलों में सबसे बड़ा ऐब यह है कि उनके जो सामान होते हैं वो महंगे होते हैं। यहाँ पर लेखक कह रहा है कि जो समस्त विलायती खेल, विदेशी जो खेल होते हैं, उनमें सबसे बड़ी कमी ये होती है कि उनका जो सामान होता है, उनका हर सामान बहुत महंगा होता है। जब तक कम से कम 1 सैकड़ा ना खर्च कर दिया जाए, सैकड़ा यानी कि 100 रुपए खर्च ना कर दिया जाए, खिलाड़ियों में शुमारी नहीं हो सकता, यानी कि वो खेल में प्रवेश नहीं कर सकता। यहाँ गुल्ली डंडा का खेल है कि बिना हार पिटकरी के चोखा रंग देता है, यानी कि बहुत ही सस्ते में खेला जा सकता है। पर हम अंग्रेजी चीजों के पीछे ऐसे दीवाने हो रहे हैं कि अपनी सभी चीजों से हमें क्या हो रही है, रुचि हो रही है। उस समय जब प्रेमचंद जी ने ये कहानी लिखी है, तब उस समय की प्रेमचंद जी बात कर रहे हैं कि उस दौरान भी, उस समय के दौरान भी जो उस समय की पीढ़ी थी वो पाश्चात्य संस्कृति में इस तरह से रंग बस गई थी कि जो देशी खेल है उनमें उनके प्रति जो है वो अरुचि पैदा हो रही थी। देसी खेल जैसे गुल्ली डंडा है, सतोलिया वगैरह है, मतलब ये जानते ही नहीं थे कि गुल्ली डंडा होता क्या है। उन्हें अंग्रेजी खेलों के प्रति रुचि ज्यादा थी। स्कूलों में हर एक लड़के से 3-4 रुपए सालाना केवल खेलने की फीस ली जाती है। किसी को ये नहीं सोचता कि भारतीय खेल खिलाएं जो बिना दाम कौड़ी के खेले जाते हैं। विदेशी खेल है जिनको खेलने के लिए यहाँ पर लेखक बता रहा है कि फीस दी जाती थी, किंतु कोई भी ये नहीं देखता था कि क्यों ना इन फीस ना लेकर भारतीय खेल खिलाए जाए जो कि बिना पैसों के खेले जा सकते हैं। अंग्रेजी खेल उनके लिए हैं जिनके पास धन है। गरीब लड़कों के लिए किसी ये व्यसन क्यों मंडते हो। व्यसन का तात्पर्य यहाँ पर है आदत, कि जो निर्धन परिवार के बच्चे हैं उनके ये जो आदत आप क्यों डाल रहे हो विदेशी खेल खेलने की, क्योंकि वो इतना जो है फीस दे भी नहीं पाते। ठीक है, गुल्ली डंडा से आंख फूट जाने का भय रहता है, तो क्रिकेट से सिर फूट जाने या तीली फट जाने, टांग टूट जाने का भय नहीं रहता। अब इसमें कुछ जो है तर्क ये देते हैं कि गुल्ली डंडा का खेल है, उससे तो क्या होता है, आंख फूट जाने का भय रहता है कि आंख फूट सकती है। किंतु यहाँ पर जो है लेखक ये कह रहा है, तो क्या फिर क्रिकेट जैसा जो विदेशी खेल है, क्या उससे कोई भय रहता नहीं है। अगर हमारे माथे में गुल्ली का दाग आज तक बना हुआ है, तो हमारे कई दोस्त ऐसे भी तो हैं जो थापी को बैसाखी से बदल बैठे हैं। इसमें जो है लेखक अपनी बचपन की स्मृति को बताते हुए कह रहा है कि गुल्ली के द्वारा उसके माथे पर, उसके सिर पर चोट लगी थी, उसका दाग जो है अभी भी उसके सिर पर बना हुआ है। तो यहाँ पर लेखक कह रहा है कि यदि गुल्ली डंडे से जो है चोट आने का डर रहता है, तो उसके कई दोस्त ऐसे भी हैं जिनकी थापी यानी कि बल्ले जो है बैसाखी में बदल गई, यानी कि उनको भी चोट आई है। ये अपनी अपनी रुचि है, कोई किसी को पसंद करे, किसी की किसी में रुचि होती है। मुझे गुल्ली ये सब खेलों से अच्छी लगती है और बचपन की मीठी स्मृतियों में गुल्ली ही सबसे मीठी लगती है। अब आगे जो है लेखक बता रहा है कि किस तरह से वो दिन भर जो है गुल्ली डंडा खेलते रहते थे। वह प्रातःकाल घर से निकल जाना, वह पेड़ पे पर चढ़कर टहनियां काटना, गुल्ली डंडे बनाना, वह लड़ाई झगड़े, वह सरल स्वभाव जिसमें छूत अछूत अमीर गरीब का बिल्कुल भेद नहीं रहता, जिसमें अमीराना चोंचलों की, प्रदर्शन की, अभिमान की गुंजाइश न थी, वह उसी वक्त भूलेगा जब जब। इसमें देखो लेखक यहाँ बता रहा है कि किस तरह से बचपन में वो गुल्ली डंडा खेला करते थे। एक पेड़ की टहनी को काटकर गुल्ली डंडा बना लेते थे। बचपन जो होता है बहुत ही मासूम होता है। बचपन का जो मन होता है, बच्चों का मन होता है, उसमें किसी के प्रति कोई भी छुआछूत या अमीर गरीब का भेद नहीं रहता है। किसी भी तरह के अभिमान की गुंजाइश होती है वो नहीं होती है। घर वाले बिगड़ रहे हैं, पिताजी चौके पर बैठे वेग से रोटियों पर अपना क्रोध उतार रहे हैं, अम्मा की दौड़ केवल द्वार तक है, लेकिन उनकी विचारधारा में मेरा अंधकार में भविष्य टूटी हुई नौका की तरह
डगमगा रहा है और मैं हूं कि पदाने में मस्त हूँ। पदाने का तात्पर्य यहाँ पर ये है कि जो खिलाड़ी खेल रहा है वो जल्दी से आउट नहीं हो रहा है, वो सामने वाले को दांव नहीं दे रहा है। तो लेखक भी यहाँ पर बता रहा है कि हालांकि उसके पिताजी माताजी जो है उसके इस आदत पर गुस्सा कर रहे हैं, किंतु वो इसकी जरा भी परवाह नहीं कर रहा है। वो गुल्ली डंडा खेलने में मस्त है, उसे ना नहाने की सुधि है ना खाना खाने की है। गुल्ली है तो जरा सी, पर उसमें दुनिया भर की मिठाइयों की उसमें मिठास और तमाशों का आनंद उसे प्रतीत हो रहा है। अब आगे जो है लेखक यहाँ अपने मित्र के बारे में वर्णन कर रहा है। लेखक कह रहा है कि मेरे हमजोलियों में एक लड़का गया नाम का था। मुझसे 2-3 साल बड़ा होगा, दुबला लंबा, बंदरों की सी लंबी लंबी पतली पतली उंगलियां, बंदरों की सी चपलता, वही जल्लाहट। गुल्ली चाहे कैसी भी हो उस पर इस तरह लपकता था जैसे छिपकली कीड़ों पर लपकती है। मालूम नहीं उसके माँ बाप थे या नहीं, कहाँ रहता था, क्या खाता था, पर था हमारे गुल्ली क्लब का चैंपियन। लेखक यहाँ कहना चाहता है कि जो गया नाम का लड़का था वो गुल्ली खेलने में चैंपियन था, यानी निपुण था। जिसकी तरफ वह आ जाए उसकी जीत निश्चित है, क्योंकि वो गुल्ली डंडा खेलने में इतना निपुण था कि अगर किसी की टीम में भी आ जाता है तो उसकी जीत निश्चित हो जाती है। हम सब उसे दूर से आते देखते, उसका दौड़कर स्वागत करते और उसे अपना अपना गोया बना लेते थे। एक दिन मैं और गया दोनों ही खेल खेल रहे थे, यानी कि लेखक और गया वो गुल्ली डंडा का खेल खेल रहे थे। वह पदा रहा था और मैं पद रहा था, यानी कि जो गया है वो आउट हो नहीं रहा था। मगर कुछ विचित्र बात है पदाने में, हम दिन भर मस्त रह सकते हैं, पदना 1 मिनट भी अखरता है। यानी कि यदि जो सामने वाला है वो किसी को पधा रहा है तो पधाना जो होता है वो अच्छा लगता है, किंतु अगर खुद हम पद रहे हैं तो वो मुश्किल लगता है। मैंने गला छुड़ाने के लिए सब चालें चली जो ऐसे अवसर पर शास्त्र विहित न होने पर भी क्षम्य है, लेकिन गया अपना दाम लिए बगैर मेरा पिंड ना छोड़ता था। मैं घर की ओर भागा, अनुनय विनय का कोई असर ना हुआ। अब क्या है, लेखक अपना पिंड छुड़ाने के लिए घर की तरफ भाग जाना चाहता था। गया ने मुझे दौड़कर पकड़ लिया और डंडा तान कर बोला, मेरा दांव लेकर जाओ, पदाया है तो बड़े बहादुर बन के पदने के बेर क्यों भागे जाते हो। और यहाँ पर गया जो है जिद करके कह रहा है कि अब जब मेरी बारी है खेल खेलने की, तो लेखक को कह रहा है कि तुम भाग क्यों रहे हो, अब मैं तुम्हें पदाऊंगा। यदि तुमने मुझे इतनी देर पदाया है तो अब मैं तुम्हें पदाऊंगा। तुम दिन भर पदो तो क्या मैं दिन भर पदता रहूंगा। लेखक कहता है, तो गया कहता है, हाँ तुम्हें दिन भर पदना पड़ेगा, ना खाने जाऊं ना पीने जाऊं। लेखक कहता है, तो गया कहता है, हाँ मेरा दांव दिए बिना कहीं नहीं तुम जा सकते, तो क्या मैं तुम्हारा गुलाम हूँ। लेखक कहता है, मैं घर जाता हूँ, देखो मेरा क्या कर लेते हो। घर कैसे जाओगे, कोई दिल लगी है, दांव दिया है तो दांव लेंगे। यहाँ पर गया कहता है, अच्छा कल मैंने अमरूद खिलाया वह लौटा दो। अब यहाँ पर जो है लेखक ने गया को एक दिन अमरूद खिलाया था, ठीक है, तो वो अब यहाँ पर अमरूद की उसको याद दिला रहा है कि मैंने तुम्हें अमरूद खिलाया था तो उसी बहाने अब तुम मुझे छोड़ दो। वह तो पेट में चला गया। गया कह रहा है, निकालो पेट से, तुमने क्यों खाया मेरा अमरूद, तुमने दिया था तब मैंने खा लिया। गया कहता है, मैं तुमसे मांगने थोड़े नहीं गया था। गया कहता है, मैं तुमसे मांगने थोड़े नहीं गया था अमरूद, तुमने ही तो मुझे लाकर दिया था, इसलिए मैंने वो अमरूद खा लिया। जब तक मेरा अमरूद ना दोगे मैं दाव नहीं दूंगा। अब लेखक को तो किसी तरह से पीछा छुड़ाना था। मैं समझता था, अब लेखक कहता है कि मैं समझता था कि न्याय मेरी ओर से है, आखिर मैंने किसी स्वार्थ से ही तो अमरूद खिलाया होगा। कौन निस्वार्थ किसी के साथ सलूक करता है, भिक्षा तक तो स्वार्थ के लिए दी जाती है। अब देख लीजिए यहाँ पर जो है लेखक ने कितनी बड़ी बात की है कि भिक्षा तक तो स्वार्थ के लिए ही देते हैं लोग। यदि किसी को भिक्षा देते हैं वो भी तो स्वार्थ से ही तो देते हैं, पुण्य कमाने के लिए। तो यहाँ पर भी लेखक कह रहा है कि ये मेरी तरफ से न्याय जो है वो मेरी तरफ से है, क्योंकि मैंने उसे
अमरूद खिलाया है, किसी स्वार्थ से खिलाया है, तो अब उसको मेरे से दाव नहीं मांगना चाहिए। जब गया ने अमरूद खाया तो फिर उसे मुझसे दाव लेने का क्या अधिकार है? रिश्वत देकर तो लोग खून पचा लेते हैं, ये मेरा अमरूद यूं ही हजम कर जाएगा। अमरूद पैसे के 5 वाले थे जो गया के बाप को कभी भी नसीब ना होंगे। ये क्या है? सरासर अन्याय है। लेखक को यहाँ पर क्या लग रहा है? अन्याय लग रहा है, क्योंकि गया ने उसका अमरूद खा लिया किंतु अब वो उसका पीछा छोड़ नहीं रहा है। गया ने मुझे अपनी ओर खींचते हुए कहा, मेरा दांव देकर जाओ, अमरूद समरूद मैं नहीं जानता। मुझे न्याय का बल था, वह अन्याय पर डटा हुआ था। मैं हाथ छुड़ाकर भागना चाहता था, वह मुझे जाने ना देता। मैंने उसे गाली दी, उसने उससे कड़ी गाली दी, और गाली ही नहीं, हे राम, एक चांटा जमा दिया। मैंने उसे लेखक ने उसे दांत से काट लिया। फिर उसने क्या किया? उसने मेरी पीठ पर डंडा जमा दिया। गया ने डंडे से लेखक को मारने लगा। अब मैं रोने लग गया। आखिरी जो पैंतरा है लेखक ने अपनाया, वो रोने लग गया। रोने से देखते हैं कि सारे जने क्या होते हैं, फिर डर जाते हैं, क्योंकि उनको लगने लग जाता है कि वो अपने माता पिता से शिकायत कर देगा। ये उसका क्या था? आखिरी अस्त्र था। गया मेरे इस अस्त्र का मुकाबला ना कर सका, भागा। मैंने तुरंत आंसू पोंछ डाले। डंडे की चोट क्या है? लेखक भूल गया और हंसता हुआ घर जा पहुंचा। मैं थानेदार का लड़का एक अदने से लड़के के हाथों पिट गया। ये मुझे उस समय भी अपमानजनक मालूम हुआ, लेकिन घर में किसी से भी लेखक ने शिकायत नहीं की। अब कहानी का अगला मोड़ है कि उन्हीं दिनों पिताजी का वहां से तबादला हो गया। लेखक के पिताजी का तबादला हो जाता है। नई दुनिया देखने की खुशी में ऐसा फूला कि अपने हमजोलियों से बिछुड़ जाने का बिल्कुल दुख नहीं था। लेखक को इस बात में बिल्कुल भी दुख नहीं हो रहा था कि जिन हमजोलियों के साथ वो खेलता था, अपना समय व्यतीत करता था, उसका उसे बिल्कुल भी दुख नहीं था, क्योंकि वो नई दुनिया में नई जगह जाना चाहता था, वह खुश हो रहा था। किंतु पिताजी दुखी थे। वह बड़ी आमदनी की जगह थी, अम्मा जी भी दुखी थी। यहाँ सब चीजें सस्ती मिल जाती थी, ठीक है, और मूल्य की स्त्रियों से भी घेराव सा हो गया था। अब जो माताजी है लेखक की, वो दुखी हो रही थी पिताजी के तबादले से, क्योंकि यहाँ पर रहते हुए उन्हें हर चीजें मिल जाती थी और सस्ते दामों पर भी मिल जाती थी, और मोहल्ले की जितनी भी स्त्रियां थी वो अब उसमें अपनापन लगने लग गया था, एक जुड़ाव सा हो गया था। लेकिन मारे खुशी के फूला ना समाता था। फूला ना समाने का तात्पर्य यहाँ पर होता है प्रसन्न होना। लेकिन जो लेखक है वो तो बहुत खुश हो रहा था, लड़कों से जीट उड़ा रहा था। जीट उड़ा रहा का मतलब होता है डींगे हाँकना, अभिमान पूर्वक बातें करना, कि वहां ऐसे घर थोड़े ही होते हैं, ऐसे ऐसे ऊंचे घर हैं कि आसमान से बातें करते हैं। अब जो लेखक है अपने साथियों में इस तरह की डिंगे मार रहा है कि मैं जहाँ पर जा रहा हूँ वहां पर ऊंचे ऊंचे आसमान को छूने जैसे घर हैं। वहां के अंग्रेजी स्कूल में कोई मास्टर लड़कों को पीटे तो उसे जेल हो जाए। मेरे मित्रों की फैली हुई आंखें और चकित तो मुद्रा बतला रही थी कि मैं उनकी निगाहों में कितना ऊंचा उठ गया हूँ। बच्चों में मिथ्या को सत्य बना देने की शक्ति है, जिसे हम जो सत्य को मिथ्या बना लेते हैं क्या समझेंगे। उन बेचारों को मुझसे कितनी स्पर्धा हो रही थी, मानो कह रहे थे कि तुम भगवान हो भाई, जाओ, हमें तो इसी उज्जड़ ग्राम में जीना है और यहीं पर ही मरना है। तुम्हारी किस्मत अच्छी है जो तुम इतने अच्छी जगह पर जा रहे हो। अब देखिए कहानी जो है 20 साल आगे चली जाती है। 20 साल गुजर गए, मैंने इंजीनियरिंग पास की। उसी जिले का दौरा करते हुए, उसी जिले का यानी कि जहां वो तबादला, अपने पिताजी का तबादला होने से पहले अपने हमजोलियों के साथ रहता था, उसी कस्बे में पहुंचा और डाक बंगले में ठहरा।
यानी लेखक जो है बड़ा होकर इंजीनियर बन जाता है और वापस उसी जिले में जाता है। उस स्थान को देखते ही इतनी मधुर बाल स्मृतियां हृदय में जाग उठी कि मैंने छड़ी उठाई और कस्बे की सैर करने निकल पड़ा। अब जिस स्थान पर, जिस जगह पर लेखक ने अपना बचपन गुजारा हो, तो बचपन की जो सारी स्मृतियां होती है, जब हम उसी स्थान पर वापस जाते हैं तो हमारे आंखों के सामने घूमने लग जाती है। तो ऐसा ही लेखक के साथ हुआ और वो कस्बे की सैर करने निकल पड़ा। आंख किसी प्यासे पथिक की भांति बचपन के उन क्रीड़ा स्थलों को देखने के लिए व्याकुल हो रही थी, पर उस परिचित नाम के सिवा वहां और कुछ परिचित ना था। अब देखिए कितना परिवर्तन हो गया है। लेखक देख रहा है यहाँ पर कि जहाँ खंडर था, जहाँ पहले कुछ नहीं था, वहां पर अब क्या हो गया है, बड़े पक्के मकान खड़े थे। जहाँ बरगद का पुराना पेड़ था, अब वहां पर क्या बन गया है, एक सुंदर बगीचा बन गया है। स्थान की काया पलट हो गया है, यानी कि जो सारा जगह है, सारी जगह है, उसका परिवर्तन हो गया है। वहां पर कुछ ना कुछ बन गया है। अगर उसके नाम और स्थिति का ज्ञान ना होता तो मैं इसे पहचान भी ना सकता, यानी कि इतना परिवर्तन हो गया है। बचपन की संचित और अमर स्मृतियां बांह खोले अपने पुराने मित्रों से गले मिलने को अधीर हो रही थी। अब लेखक को जो है बचपन के वो जितने भी उसके साथी थे, जितने भी हमजोली थे, वो उनसे मिलने के लिए अधीर हो रहा था। मगर वह दुनिया क्या थी, बदल गई थी। ऐसा जी होता था कि उस धरती से लिपट कर और कहूं, तुम मुझे भूल गई, मैं तो अब भी तुम्हारा वही रूप देखना चाहता हूँ। क्योंकि लेखक की स्मृति में तो अभी भी जहां पर वो आया है, जहां पर उसने बचपन बिताया है, उसका रूप वैसा ही है। शेषा एक खुली हुई जगह में मैंने 2-3 लड़कों को गुल्ली डंडा खेलते देखा। एक क्षण के लिए मैं अपने को बिल्कुल भूल गया। जब उसने 2-3 लड़कों को गुल्ली डंडे खेलते देखा तो उसे बचपन की स्मृति हो गई। बचपन में वह भी गुल्ली डंडा खेलता था, ये उसे याद आया। भूल गया कि मैं एक ऊंचा अफसर हूँ, साहसी ठाठ है, रोब है अधिकार के आवरण में, यानी कि वो एक अब ऊंचा अफसर बन गया है। जाकर फिर लेखक जो है एक लड़के से पूछता है कि क्यों बेटा, यहाँ कोई गया नाम का एक आदमी है। एक लड़के ने गुल्ली डंडा समेट कर सहमे हुए स्वर में कहा, कौन गया? गया चर्मकार? कि वो जो चमार है वो गया? उस गया की आप बात कर रहे हो? मैंने यूं ही कहा, हाँ हाँ वही गया नाम का कोई आदमी है तो शायद वही हो। तो लड़कों ने कहा, हाँ है तो जरा उसे बुला सकते हो? लेखक कहता है। लड़का दौड़ता हुआ गया और एक क्षण में एक 5 हाथ के काले देव को साथ ले आता दिखाई दिया। मैं दूरी से पहचान गया, उसकी ओर लपकना चाहता था, उसे गले लिपट जाऊं, पर कुछ सोचकर रह गया। बोला। फिर लेखक बोलता है, कहो गया, मुझे पहचानते हो? गया ने झुककर सलाम किया, हाँ मालिक, भला पहचानूंगा क्यों नहीं। आप मजे में रहे? बहुत मजे में। तुम अपनी कहो। तो यहाँ पर गया कहता है, डिप्टी साहब का साइस हूँ। साइस कौन होता है? जो घोड़ों और की देखभाल करता है। तो गया क्या बन गया है? वहां के डिप्टी साहब के घोड़ों और की देखभाल करता है। अब लेखक जो है उसके जो अन्य दोस्त है जिनके साथ है वो गुल्ली डंडा खेलता था, उनके बारे में गया से पूछता है कि जो मतई है, मोहन है, दुर्गा है, सब कहाँ है? तुम्हें उसकी कुछ खबर है? तो गया कहता है कि जो मतई है वो तो मर गया है और दुर्गा और मोहन जो है अब क्या बन गए हैं, डाकिए हो गए हैं। आप तो यहाँ पर जो है गया कहता है कि आप क्या हो? तो फिर यहाँ पर लेखक कहता है, मैं तो जिले का इंजीनियर हूँ। तो फिर गया कहता है, सरकार तो पहले ही बड़े ही जहीन थे। अब कभी गुल्ली डंडा खेलते हो? लेखक कहता है। गया ने मेरी ओर प्रश्न की आंखों से देखा, आश्चर्यजनक ढंग से प्रश्नवाचक चिन्ह जैसे कि उसके चेहरे पर हो, और देख रहा हो कि अब गुल्ली डंडा क्या खेलूंगा सरकार, अब तो धंधे से छुट्टी ही नहीं मिलती। तो फिर यहाँ पर जो लेखक है उसे आमंत्रित करता है खेलने के लिए।
आओ आज हम तुम खेलें, तुम पदाना हम पदेंगे, तुम्हारा एक दाव हमारे ऊपर है वह आज ले लो। अब यहाँ पर जो है लेखक देखो अपने बचपन की उस घटना की याद दिला रहा है, जिसमें वो जो है गया है वो दाव लेना चाहता था, लेकिन लेखक ने दाव नहीं दिया था। गया ने उसे चोट भी पहुंचाई थी, मारा भी था, किंतु लेखक ने आंसू बहाकर रोकर जो है गया को है भगा दिया था। तो यहाँ पर लेखक उसी बात को याद दिलाते हुए गया से कह रहा है कि तुम्हारा एक दांव जो है हमारे ऊपर है, चलो हम खेल खेलते हैं। गया बड़ी मुश्किल से राजी हुआ। वह ठहरा टके का मजदूर और मैं एक बड़ा अफसर, हमारा और उसका क्या जोड़। तो बेचारा वो झेप रहा था, उसे यूं लग रहा था कि एक इतने बड़े अधिकारी के साथ, एक इतने ऊंचे अफसर के साथ वो कैसे खेल सकता है। लेकिन मुझे भी कम झेपना थी, इसलिए नहीं कि मैं गया के साथ खेलने जा रहा था, इसलिए कि लोग इस खेल को अजूबा समझ कर इसका तमाशा बना लेंगे और एक अच्छी खासी भीड़ लग जाएगी। मेरे को यूं लग रहा था कि अब ये जो खेल है अब तो शायद कोई खेलता ही नहीं होगा, और मैं रह गया एक इतना बड़ा अधिकारी, मैं इसके साथ खेलूंगा तो एक अच्छी खासी भीड़ जमा हो जाएगी। उस भीड़ में आनंद कहाँ रहेगा, पर खेले बगैर तो से लेखक से भी रहा नहीं जाता। आखिर निश्चय हुआ कि दोनों जने बस्ती से बहुत दूर एकांत में जाकर एक ऐसी जगह पर जाकर खेलेंगे जहां पर कोई भी उन्हें देख ना सके। वहां कौन देखने वाला बैठा होगा, मजे से खेलने और बचपन की उस मिठाई को खूब रस लेकर खाएंगे। मिठाई यानी गुल्ली डंडी का खेल। मैं गया को लेकर डाक बंगले पर आया और मोटर में बैठकर दोनों मैदान की ओर चले गए। वहां चले गए जहां पर उनको गुल्ली डंडी का खेल खेलना था। साथ में एक कुल्हाड़ी ले ली। अब लेखक ने इसमें साथ में एक कुल्हाड़ी ली है। कुल्हाड़ी क्यों ली होगी कि वो किसी पेड़ की टहनी को काटेगा और उसका गुल्ली डंडा बनाएगा। मैं गंभीर भाव धारण किए हुए था, लेकिन गया इसे अभी भी क्या समझ रहा था, वो समझ रहा था कि ये तो अभी भी मजाक कर रहे होंगे, कौन सा खेलना चाहते हैं। फिर भी उसके मुख पर यहाँ पर फिर जो है लेखक कहता है, मैंने उससे पूछा कि तुम्हें कभी हमारी याद आती थी। लेखक जो है गया से पूछ रहा है कि क्या गया तुम्हें कभी हमारी याद आती थी। सच कहना तो गया झेंपता हुआ बोलता है, मैं आपको याद करूं हुजूर, किस लायक हूँ। भाग में आपके कुछ दिन खेलना बदा था, नहीं मेरी क्या गिनती। मैंने कुछ उदास होकर कहा, लेकिन मुझे तो बराबर तुम्हारी याद आती थी, तुम्हारा वह डंडा जो तुमने तानकर मुझे जताया था, मारा था। गया ने पछताते हुए कहा, वह लड़कपन था, लड़कपन यानी कि बचपन था सरकार, इसकी याद ना दिलाओ। वाह, वह मेरे बाल जीवन की सबसे रसीली याद है। तुम्हारे उस डंडे में जो रस था वह तो अब ना आदर सम्मान में पाता हूँ ना धन में। कुछ ऐसी मिठास थी उससे कि आज तक उससे मन मीठा हो जाता है। यानी कि लेखक जो है अक्सर उस घटना को याद करता है। इतनी देर में हम बस्ती से कोई 3 मील दूर निकल गए। चारों तरफ सन्नाटा, पश्चिम और कोसों तक भीमताल फैला हुआ है। बहुत बड़ा जो है तालाब फैला हुआ है, जहाँ आकर हम किसी समय कमल पुष्प तोड़ लेते थे और उससे झुमके बनाकर कानों में डाल लिया करते थे। झुमके बना बनाकर वो लोग पहना करते थे बचपन में। जेठ की संध्या केसर में डूबी चली जा रही थी। जेठ यानी कि गर्मी, जहाँ जिस समय बहुत ज्यादा, जिस महीने में बहुत ज्यादा गर्मी पड़ती है, उस समय का मौसम था। मैं लपक कर एक पेड़ पर चढ़ गया और एक टहनी काट लाया। चटपट गुल्ली डंडा बन गया, खेल शुरू हो गया। मैंने गुच्ची में गुल्ली रखकर उछाली, गुल्ली गया के सामने से निकल गई। उसने हाथ लपकाया जैसे कि मछली पकड़ रहा हो। गुल्ली उसके पीछे जाकर गिरी। वह ये वही गया है जिसके हाथों में गुल्ली जैसे आप ही जाकर बैठ जाती थी। यानी कि बचपन में गुल्ली डंडा का खेल लेखक और गया के द्वारा खेला जाता था, तो लेखक उस खेल में इतना निपुण था कि झट से गुल्ली पकड़ लिया करता था। आज वही जो गुल्ली है उसके हाथ में आई नहीं रही है। वह दाहिने बाएं कहीं भी हो, गुल्ली उसके हथेलियों में ही पहुंच जाती थी। बचपन में जैसे ऐसा लगता था कि गुल्लियों पर गया ने वशीकरण कर डाला हो। नई गुल्ली, पुरानी गुल्ली हो, चाहे छोटी गुल्ली हो, बड़ी गुल्ली हो, नोकदार गुल्ली हो, सपाट गुल्ली हो, सबसे उसे मिल जाती थी। यानी सभी तरह की गुल्लियों को वो पकड़ लेता।
पकड़ लेता था, जैसे उसके हाथों में कोई चुंबक हो, गुल्लियों को खींच रहा हो। लेकिन आज गुल्ली को वो नहीं पकड़ पा रहा है। ये लेखक यहाँ पर कहना चाह रहा है। अब आगे कहता है कि गुल्ली उसके पीछे जाकर गिरी, वह वही गया है जिसके हाथ में आप ही आकर गुल्ली बैठ जाती थी। किंतु चाहे किसी भी तरह की गुल्ली होती थी, वो उसके हाथ में आकर ही रहती थी। ऐसा लगता था कि जैसे कि उसके हाथों में कोई चुंबक हो जो कि गुल्लियों को खींच लेता हो। लेकिन आज गुल्ली को उससे वह प्रेम नहीं रहा। फिर मैंने पदाना शुरू किया, यानी कि लेखक आउट ही नहीं हो रहा था। मैं तरह तरह की धांधलियां कर रहा था, अनीति कर रहा था, चालाकी कर रहा था, अभ्यास की कसर बेईमानी से पूरी कर रहा था। यानी कि अब जो है गुल्ली डंडे का लेखक खेलता नहीं था, तो उसको अभ्यास तो था नहीं, तो किंतु वो जीतना खेलना चाहता था, इसलिए बेईमानी कर रहा था। उच्च जाने पर डंडा खेले जाता था। हालांकि शास्त्र के अनुसार गया की बारी आनी चाहिए थी। गुल्ली पर ओछी चोट पड़ती, वह जरा दूर पर गिर पड़ती तो मैं झपट कर उसे खुद उठा लेता और दोबारा टांड लगाता, यानी कि दोबारा चोट करता। टांड लगाना यानी कि गुल्ली पर डंडे से चोट करना। गया वह सारी बेकायदगियां, यानी कि जितनी भी वो बेईमानी कर रहा था, चालाकी कर रहा था, लेखक देख रहा था पर कुछ ना बोलता था। जैसे उसे वह सब कायदे कानून वो भूल गया था। बचपन में तो ऐसा होता था कि मजाल है लेखक कोई भी बेईमानी कर ले। उसका निशाना कितना अचूक था। गुल्ली उसके हाथ से निकलकर टन से डंडे में जाकर आकर लगती थी। उसके हाथ से छूटकर उसका काम था डंडे से टकरा जाना। लेकिन आज वह गुल्ली डंडे में लगती ही नहीं थी। कभी दाहिने चली जाती थी, कभी बाएं चली जाती थी, कभी आगे कभी पीछे। तो यहाँ पर लेखक कहना चाहता था कि ये वही गया था जिस जो बहुत ही निपुणता के साथ गुल्ली को लपक लिया करता था। चाहे किसी भी तरह की गुल्ली होती थी, ऐसा लगता था कि उसके हाथ चुंबक हो और जो गुल्ली है लोहे की बनी हो, फट से चुंबक पर चिपक जाती है ना, वैसे चिपक गई हो और वो झट से डंडे के मार भी देता था। पर आज पता नहीं गया को क्या हो गया है। आधे घंटे पताने के बाद एक बार जो गुल्ली है डंडे पर आ लगी, गया ने डंडे पर मार दी। तो फिर लेखक देखो यहाँ पर चालाकी करता है, क्योंकि वो खेलना चाहता है। मैंने धांधली की, गुल्ली डंडे में नहीं लगी, बिल्कुल पास से गई, लेकिन लगी नहीं। अब लेखक यहाँ पर देखो खेलना चाहता है, वो गया को पदाना चाहता है, तो उसने यहाँ पर धांधली करते हुए कहता है कि नहीं नहीं, डंडे की तो गुल्ली लगी ही नहीं है, वो तो पास से निकल गई। गया ने किसी भी प्रकार का असंतोष नहीं प्रकट किया। वो कहता है नहीं लगी होगी, डंडे में लगती तो क्या आप बेईमानी करते? नहीं भैया, तुम भला बेईमानी क्यों करोगे? अब यहाँ पर लेखक कहता है कि बचपन में मजा था कि मैं ऐसा घपला करके जीता बचता। यही गया गर्दन पर चढ़ बैठता, लेकिन आज मैं उसे कितनी आसानी से धोखा दिए चला जा रहा हूँ। गधा है, सारी बातें भूल गया। सहसा गुल्ली फिर डंडे से लगी और इतने जोर से लगी जैसे कि बंदूक छुट्टी हो। गया ने फिर से डंडे पर आघात किया गुल्ली का, और इतनी जोरों से आवाज आई जैसे कि बंदूक से कोई गोली छूटी हो। इस प्रमाण के सामने अब किसी तरह की धांधली करने का साहस मुझे उस वक्त भी ना हो सका। लेकिन क्यों ना एक बार सबको झूठ बताने की चेष्टा करो, मेरा हर्ज ही क्या है। मान गया तो वाह वाह, नहीं तो दो चार हाथ पदना ही तो पड़ेगा। अंधेरे का बहाना करके जल्दी से गेला छुड़ा दूंगा, फिर कौन दांव देने आता है। अब यहाँ पर लेखक जब इतनी जोरों से जो है गुल्ली है डंडे के लगी है, किंतु फिर भी यहाँ पर एक बार फिर धांधली करना चाहता है। वो कहता है कि चलो एक बार फिर से झूठ बोल देता हूँ, क्या होगा। तो यदि मान जाता है तो ठीक है, नहीं मानेगा तो इसको दांव देना पड़ेगा, थोड़ा सा पदना ही तो पड़ेगा। फिर कह दूंगा अंधेरा हो गया है तो अब खेलेंगे नहीं। गया ने विजय के उल्लास में कहा, लग गई टन से बोली। मैंने अनजान बनने की चेष्टा करके कहा, तुमने लगते देखा? मैंने तो नहीं देखा। टन से बोली है सरकार, गया करता है। तो फिर वापस से लेखक कहता है, और जो किसी ईंट से लग गई हो तो लेखक कहता है कि कोई ईंट से लग गई होगी। मेरे मुख से ये वाक्य उस समय कैसे निकला, इसका मुझे आश्चर्य है। इस सत्य को जुटलाना वैसा ही था जैसे दिन को रात बताना।
हम दोनों ने गुल्ली को डंडे में जोर से लगते देखा था, लेकिन गया ने मेरा कथन स्वीकार कर लिया। उसने मान लिया कि हाँ ठीक है, किसी ईंट से टकराई होगी, हाँ किसी ईंट में लगी होगी, डंडे में लगती तो इतनी आवाज थोड़े ना आती। मैंने फिर पढ़ाना शुरू किया, लेकिन इतनी प्रत्यक्ष धांधली कर लेने के बाद गया की सरलता पर मुझे दया आने लग गई। इसलिए जब तीसरी बार गुल्ली डंडे में लगी तो मैंने बड़ी ही उदारता से दांव देना तय कर लिया। अब लेखक ने 2 बार तो धांधली कर ली, जब तीसरी बार गुल्ली जो है डंडे की लगी तो लेखक ने उदारता दिखलाते हुए दांव देना तय कर लिया, यानी अपनी जो है हार स्वीकार कर ली। तब वो हार स्वीकार कर ली नहीं, मतलब आउट, उसने अपने आप को मान लिया। गया ने कहा कि अब तो अंधेरा हो गया भैया, कल पर रखो। मैंने सोचा कल बहुत सा समय होगा, ये ना जाने कितनी देर पढ़ाएगा, यही कल तो पूरा दिन भर होगा, लेखक कह रहा है। और उसे पता है कि गया जो है गुल्ली डंडा खेलने में बचपन में बहुत निपुण हुआ करता था, तो उसे थोड़ा सा भय भी लगा कि कल मैं बात टाल दूंगा तो फिर पता नहीं कितनी देर पढ़ना पड़ेगा, इसलिए इसी वक्त मामला साफ कर देता हूँ। लेखक ने सोचा नहीं नहीं, अभी बहुत उजाला है, तुम अपना दांव ले लो, गुल्ली सूझेगी नहीं, यानी गुल्ली दिखेगी नहीं, गया ने कहा। तो लेखक कहता कोई परवाह नहीं। गया ने पढ़ाना शुरू किया, पर उसे अब बिल्कुल अभ्यास ना था। उसने 2 बार टांड लगाने का इरादा किया, पर दोनों ही बार पूछ गया। 1 मिनट से कम में वह दांव पूरा कर चुका था। बेचारा घंटा भर पढ़ा, पर 1 मिनट ही में अपना दांव खो बैठा। मैंने अपने हृदय की विशालता का परिचय दिया। एक दांव और खेल लो, तुम तो पहले ही हाथ में पूछ गए। यहाँ पर लेखक कह रहा है कि अपनी उदारता को यहाँ पर जताता हुआ जो है लेखक कह रहा है कि चलो मैं तुम्हें एक और मौका देता हूँ, तुम चाहो तो एक बार और खेल सकते हो। अपनी हुच्च का मतलब यहाँ पर है कि खेल में अपनी बारी से बाहर हो जाना, ठीक है। अब आगे देखो, फिर गया कहता है नहीं भैया, अब अंधेरा हो गया, तुम्हारा अभ्यास छूट गया है, कभी खेलते नहीं क्या? लेखक कहता है खेलने का समय कहाँ मिलता है भैया। हम दोनों मोटर पर जा बैठे और चिराग जलते जलते पड़ाव पर पहुंच गए। गया चलते चलते बोला कल यहाँ पर गुल्ली डंडा होगा। अब जो गया है वो लेखक को ये जानकारी दे रहा है कि कल यहाँ पर एक गुल्ली डंडे का जो है खेल खेला जाएगा। सभी पुराने खिलाड़ी खेलेंगे, कि वो जो सारे खिलाड़ी जो हमारे साथ बचपन में खेल लेते थे वो सभी खिलाड़ी यहाँ पर खेलेंगे, तुम भी आओगे? अब गया पूछता है जब तुम्हें फुर्सत हो तभी खिलाड़ियों को बुलाओ। गया कहता है तो फिर जो है लेखक कहता है मैंने शाम का समय दिया, दूसरे दिन मैच देखने गया। कोई 10-10 आदमियों की मंडली थी, कई मेरे लड़कपन के साथी निकले। अधिकांश युवक थे जिन्हें मैं पहचान ना सका। खेल शुरू हुआ, मैं मोटर पर बैठा बैठा तमाशा देखने लगा। आज गया का खेल, उसका वह नैपुण्य देखकर मैं चकित रह गया। टांड लगाता तो गुल्ली आसमान से बातें करती, यानी कि वो जब गुल्ली पर चोट मारता तो वो इतनी ऊंची उछलती गुल्ली, ऐसा लगता हो जैसे आसमान से बातें कर रही हो। कल किसी वह झिझक, वह हिचकिचाहट, वह बेदिली आज उसमें नहीं थी। लड़कपन में जो बात थी आज उसने प्रौढ़ता प्राप्त कर ली, यानी कि बचपन में जिस कुशलता के साथ वह गुल्ली डंडा खेलता था आज उस खेल में वह प्रौढ़ हो चुका है, यानी परिपक्व हो चुका है। कहीं कल इसने मुझे इस तरह बताया होता तो मैं जरूर रोने लग जाता। उसके डंडे की चोट खाकर गुल्ली 200 गज की खबर लाती थी, यानी इतनी दूर तक गिरती थी। पढ़ने वाले में एक युवक ने कुछ धांधली की, उसने अपने विचार में गुल्ली लपक ली थी। गया का कहना था कि गुल्ली जमीन में लगकर उछली थी। इस तरह दोनों में ताल ठोकने की नौबत आई। युवक दब गया। गया का तमतमाया हुआ चेहरा देखकर डर गया। अगर वह दब ना जाता तो जरूर मारपीट हो जाती, यानी कि इस समय इस खेल में किसी ने जो है धांधली करने की कोशिश की, किंतु गया के डर से, गया की मारपीट के डर से
वह वहीं पर दबकर रह गया। मैं खेल में ना था, पर दूसरों के इस खेल में मुझे वही लड़कपन का आनंद आ रहा था जब हम सब कुछ भूलकर खेल में मस्त हो जाते थे। अब मुझे मालूम हुआ कि कल गया मेरे साथ खेला नहीं, केवल खेलने का बहाना कर रहा था, क्योंकि गया को ये लग रहा था कि ये जो है अब जो है लेखक है बहुत बड़ा अधिकारी बन गया है। आर्थिक स्थिति मेरे से इसकी अच्छी है, सामाजिक स्थिति भी अच्छी है, तो मैं जो है इसका साहचर्य कैसे पा सकता हूँ, इससे समानता कैसे कर सकता हूँ। उसने मुझे दया का पात्र समझा। मैंने धांधली की, बेईमानी की, पर उसे जरा भी क्रोध नहीं आया, इसलिए कि वह खेल नहीं रहा था, मुझे खेला रहा था। वह जो है गया जो है लेखक का मन रखने के लिए केवल खेल रहा था। वो मुझे पता कर मेरा कचूमर नहीं निकालना चाहता था। मैं अब अफसर हूँ। ये अफसरी मेरे और उसके बीच में क्या बन गई है, एक दीवार बन गई है। मैं अब उसका लिहाज पा सकता हूँ, अदब पा सकता हूँ, साहचर्य नहीं पा सकता। साहचर्य यानी साथ नहीं पा सकता, क्योंकि अब वो मुझे अपने बराबर का मानता नहीं है। क्योंकि बचपन में तो जो जितने भी बच्चे होते हैं सभी अपने आप को एक जैसा ही मानते हैं, किसी भी तरह का भेदभाव वो अपने आप में महसूस नहीं करते हैं। जो कोई चाहे कितने ही बड़े व्यक्ति का बेटा हो या कुछ भी हो, सभी एक जैसे ही होते हैं। किंतु जब जैसे जैसे युवा अवस्था आती है, व्यक्ति अपने और दूसरों के बीच का जो अलगाव होता है, जो अंतर होता है आर्थिक स्थिति को लेकर या सामाजिक स्थिति को लेकर, वो पहचानने लग जाता है। लड़कपन था तब मैं उसका समकक्ष था, उसमें कोई भेद ना था। ये पद पाकर अब मैं केवल उसकी दया के योग्य हूँ। वह मुझे अपना जोड़ नहीं मानता, वह अब मुझे अपने बराबर नहीं मानता। वह बड़ा हो गया है और मैं छोटा हो गया हूँ। ये कहकर यहाँ पर प्रेमचंद जी ने कहानी का अंत किया है। तो ये जो कहानी है गुल्ली डंडा है, जो हम देखते हैं कि उस मनोवैज्ञानिक सत्य का उद्घाटन करती है जिसमें बचपन में समान अवस्था वाले साथियों में बड़े होने पर किस तरह से पद, प्रतिष्ठा, आर्थिक स्थिति आदि असमान होने पर बचपन जैसी समानता नहीं रहती है। उनके आपसी व्यवहार में किस तरह से असमानता आ जाती है, ये यहाँ पर प्रेमचंद जी ने इस कहानी के द्वारा बताया है कि लेखक अफसर है और गया क्या है, एक मजदूर है। ये अंतर उनके खेल में भी बाधक बन जाता है। तो आशा करती हूँ विद्यार्थियों कि ये जो कहानी है वो आपको समझ आ गई होगी। धन्यवाद।